नाम लेना ये सवाल नहीं है। और इसी पर आधारित आज हमारा विशेष भी है। विपक्ष को बजट नहीं आया रास, संसद में हुआ हंगामा। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी, कांग्रेस प्रवक्ता ऋतु चौधरी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमोय भट्टाचार्य जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी कांग्रेस की प्रवक्ता का ही। ऋतु जी, आप ही से पूछना चाहूंगी कि किस तरह से आज जब सवाल उठाया गया सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, जब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री उसका जवाब देने लग गई तो कांग्रेस वॉकआउट करके चला गया, ये क्या था? देखिए, बजट पूरी तरह से भारत की जनता के खिलाफ था। भारत की जनता को कश्मकश में डालने वाला ये बजट था। कुर्सी बचाने वाला, सरकार ने अपनी कुर्सी बचाने वाला जो है वो बजट पेश किया। ये देश जो है, जब आप चुन के आते हो, भारत की जनता आपको चुनती है, आपको पूंजीपति नहीं चुनते हैं। आपको ऋतु जी, आपके भी तमाम सांसदों को भारत की जनता ने चुन के सदन में भेजा है, ये तो आप मानती हैं ना? आपको भी चुना गया है। आज आपने एक सवाल किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सवाल किया कांग्रेस की तरफ से या यूं कहें विपक्ष की तरफ से। फिर उस सवाल के जवाब को सुनने के लिए कांग्रेस क्यों नहीं सदन में ठहरी? वॉकआउट करने का क्या मतलब? क्या जवाब नहीं सुनना था, सिर्फ सवाल करके निकल जाना था? ये जनता के जनप्रतिनिधि हैं आप लोग, तो ये कौन सी रणनीति थी जिस पे सवाल सभापति ने भी उठाया? ऋतु जी, आप जो है जवाब सुनने का धैर्य रखिए। मैं पूरा जवाब पहले ही दे देती, लेकिन चूंकि आपने बीच में टोक दिया तो मैं अपनी बात स्टार्ट करती हूँ। जो ये सरकार है उसको चुन के देश की जनता जो है वो चुन के भेजती है। उसमें दलित भी है, उसमें आदिवासी भी है, उसमें मीडियम जो है क्लास भी है, उसमें लोअर मीडियम क्लास भी है, उसमें सब तरह के लोग हैं। इस देश की जो सरकार है उसको दो पूंजीपति जो है वो चुन के नहीं भेज सकते, लेकिन आप पूंजीपतियों के लिए बजट बनाते हो और देश की जनता को आप किनारे पे रख देते हो। और उसके अलावा जब आपसे पूरे देश का बजट बनाने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, तब आप केवल उन दो राज्यों को जो है बजट का ज्यादा हिस्सा देते हो जो कि जिनकी बैसाखियों पर आप सरकार बनाए हुए हो, क्योंकि आपको डर है कि अगर ये बजट उनके हिसाब से नहीं बनाया गया या उनको उनका पसंदीदा चीज नहीं दी गई तो वो आपकी बैसाखियां छीन लेंगे और आपकी सरकार जो है वो लड़खड़ा कर। ऋतु जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने अभी तक। आपने पूरा तो समय लिया अपना जवाब देने का, फिर मैं बोलूंगी, फिर आप कहेंगे मैं टोकूंगी। मैं कह रही हूँ जो मैं सवाल कर रही हूँ उसका भी तो जवाब दीजिए मैडम। उसी का जवाब है मैडम ये कि जनता के लिए आपको चुनकर भेजा गया और आप बजट बनाते हैं अपने फायदे के लिए और अपने पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए। हम जो विपक्ष जो है वो जनता की आवाज बन के वहां पे बैठा हुआ है और जनता को ये बजट नहीं पसंद आया, जनता के ऊपर आपने कुठारा घात किया, तो विपक्ष उठकर जाएगा ही। क्या करेगा विपक्ष? धनंजय जी, ऋतु जी का कहना है कि बजट पसंद नहीं आया इसलिए सदन में बैठेंगे नहीं, सवाल करेंगे सड़क से करेंगे, सदन के अंदर करेंगे, जवाब सुनेंगे नहीं और हम निकल जाएंगे बाहर। क्योंकि मेरे सवाल का वो जवाब नहीं दे रही हैं। मैं उनसे बार बार ये कह रही हूँ कि आपने सवाल करा, वो जवाब दे रहे थे, आपने वॉकआउट क्यों किया? तो इसका, और ये वो बार बार कह रही हैं कि पूंजीपतियों के लिए आप बना रहे हैं, तो आरोप पूंजीपतियों के लिए आप बजट बना रहे हैं। ऋतु जी, धनंजय जी की बारी है। धनंजय जी अपना जवाब देंगे। धनंजय जी अपना जवाब देंगे। ऋतु जी अब बस आपका समय पूरा हुआ। जी धनंजय जी। ऋतु जी, समस्या क्या है ना, जिस तरह से यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता आपको समझ में नहीं आ रही हैं, देश को भी विपक्ष समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि दिक्कत क्या है, 16 लाख करोड़ का बजट पेश करने वाली कांग्रेस, जो 2013 में इन्होंने 16 लाख करोड़ का लास्ट बजट पेश किया था, 48 लाख करोड़ का बजट देख करके परेशान है कि आखिर ये कैसे हो गया, कैसे इकोनॉमी 3 गुना आगे बढ़ गई, कैसे फ्रेजाइल 5 स्टेबल 5 में, टॉप 5 में पहुंच गया, कैसे अर्थव्यवस्था को इतना आधार मिला। 10 साल में एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे तो 10 के 10 बना रहा, आज 5वीं पर है, तीसरी पर जाने की तैयारी है। 16 लाख करोड़ के बजट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक कर लेते थे। 48 लाख करोड़ में जिसमें हम 11,11,111 करोड़ तो सिर्फ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं। 5 लाख करोड़ के 3 लाख करोड़ महिलाओं के लिए, 2 लाख करोड़ युवाओं के लिए ये लगातार खर्चा किया जा रहा है। 48 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर है। जीरो डिफेंस में एक्सपोर्ट करते थे, 88,000 करोड़ कर रहा है। तो इनको समझ, अब ये इनका मकसद सिर्फ ये है कि हंगामा खड़ा करो, क्योंकि डाटा और आंकड़ों के बीच में कांग्रेस कहां छुपे, ये कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा। इंडिया अलायंस कहां छुपे, इनको समझ में नहीं आ रहा है। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का
1 करोड़ गरीबों के घर देने का, 3 करोड़ हम दे चुके हैं। इस तरह से दवाएं सस्ती की जा रही हैं, कैंसर की दवाएं, तमाम दवाएं, टैक्स स्लैब कम किए जा रहे हैं, लगातार जनता पर किया जा रहा बोझ कम किया जा रहा है। आज आयुष्मान भारत जैसी कोई योजना ही नहीं है पूरी दुनिया में। आज लोगों को हॉस्पिटल में जिस तरह की रियायतें मिल रही हैं, तमाम चीजें सस्ती की होती चली जा रही है। हमारा इन्फ्लेशन 10 साल में 5 के ऊपर गया नहीं। तिलहन और तिलहन को छोड़ दीजिए तो 2 बार इनका इन्फ्लेशन 22% तक पहुंच चुका था। तो अब कहने के लिए कुछ नहीं है। और क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, इस देश की जनता को अब क्या संदेश देना चाहते हैं? हम 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को देना चाहते हैं रोजगार, 19.8 करोड़ लोगों को दे चुके हैं। 5 मनरेगा की योजनाओं में पैसा बढ़ाया गया, 86,000 करोड़ सिर्फ मनरेगा में दिया जा रहा है। जिस ढंग से देश का उन्नयन और विकास किया जा रहा है, आपके 3 गुना 3 टाइम्स का बजट है मैडम। 16 लाख करोड़ आप थे, हम 48 लाख करोड़ पे लेके आए हैं। प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह ने कहा था कि अगर 1 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है तो 2 रुपया 45 पैसा होकर निकलता है, यानी कि अगर 11 लाख करोड़ लगेगा तो 30 लाख करोड़ होकर निकलेगा। तो हम देश को जो विशेष दे रहे हैं, पूरे देश को विशेष बना रहे हैं। पूर्वोत्तर में सूरज उगता है, लेकिन विकास का सूरज तब उगा जब नरेंद्र मोदी ने, जिसको अब काऊ बेल्ट बना करके रखे हैं, उसको विकास की क्रांति का बेल्ट आज नरेंद्र मोदी की सरकार बना रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस निर्मल मन से रितु जी, मोदी सरकार का कहना है कि 3 गुना ज्यादा आपसे वो बजट लेके आए हैं। साथ ही साथ अगर हम कुछ योजनाओं को, अगर आपने सुना हो अभी जिसका जिक्र हमने किया, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार के लिए 100 शहरों में प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनेंगे। तो ये तमाम पूरे देश के हर राज्यों के लिए है, हर राज्यों के लिए है ऋतु जी, किसी 2 राज्यों तक सीमित नहीं है। देखिए, जो बजट है वो जुबानी जमा खर्च है। आप 1 करोड़ जो है इंटर्नशिप देने का वादा करते हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अरे आज 24 जुलाई है। आज ही के दिन जो है 30 साल पहले जो है मनमोहन सिंह जी ने बजट पेश किया था, और उस समय जब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, इतनी बुरी तरह से उन्होंने जो है देश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल किया था, उसको उठाने का काम जो है मनमोहन सिंह ने उस बजट से किया था। वो बजट जो है आज भी याद किया जाता है। देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज है वो बजट, क्योंकि उस बजट में एलपीजी योजना लाई गई थी, और जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था जो है एकदम बूस्ट किया था। और ये बजट जो है, ये ऋतु जी, सरकारों की वो जिम्मेदारी है, सरकारों की जिम्मेदारी है, विपक्ष की ये जिम्मेदारी है, जो काम सरकार ना कर सके विपक्ष उसे बाध्य करे कि वो उस दिशा में काम करे। लेकिन क्या विपक्ष की जिम्मेदारी ये है कि सवाल पूछ के आप संसद से बाहर चले जाएंगे तो वित्त मंत्री जवाब किसे देंगी? आप जनता के अगर पक्ष रख रही हैं तो क्या आपको लगता नहीं है कि आपके पार्टी के सांसदों को सदन में मौजूद होना चाहिए सवाल पूछने के लिए, उस जवाब के ऊपर और सवाल पूछने के लिए? देखिए रितु जी, विपक्ष का जो काम है, विपक्ष अपना काम बखूबी कर रहा है। बल्कि मैं अगर कहूं कि विपक्ष केवल विपक्ष का काम नहीं कर रहा है, विपक्ष सरकार को जो काम करना चाहिए वो भी विपक्ष कर रहा है। तमाम मुद्दों को विपक्ष जो है संसद में उठाने का काम कर रहा है। आप बताइए कि 2 राज्यों को आप जो है केवल जो जिनकी बैसाखी लेकर चल रहे हैं उनको दे रहे हैं, तो क्यों ना आवाज उठाए? दूसरे जो स्टेट्स है वो आवाज नहीं उठाएंगे, वो पूछेंगे नहीं कि हमारा हक कहाँ पे? आपको पता है हिमाचल में धनंजय जी 2 राज्यों को जो विशेष तरजीह दी गई, आपत्ति सारी उसकी है क्योंकि वो अब आपके अलाए भी हैं। रितु वर्मा जी, मैं सिर्फ कांग्रेस प्रवक्ता से सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन जो पूरा कानून प्रस्ताव है, वो भी एक बार ऋतु जी को याद दिलाने की जरूरत है। जी धनंजय जी। नहीं रितु वर्मा जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से बहुत सम्मान से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। वो क्या सिर्फ इतना बता दें कि 48 लाख करोड़ में ये 2 राज्यों को कितना कितना मिला, सिर्फ इतना बता दें। ये तब से राहुल गांधी छाप बात कर रहे हैं, समझ में कुछ आ नहीं रहा, ना इनको समझ है ना इनको कुछ समझ है। एक डाटा ही नहीं बता पाई, तब से मैं सिर्फ डाटा पर बात कर रहा हूं। एक डाटा बता दें कि इस 48 लाख करोड़ में 2 राज्यों को कितना दिया गया। रितु जी जवाब दीजिए। धनंजय जी ने सीधा सवाल आपसे पूछा, आप जवाब दें। मैं भी यही बात आपसे पूछना चाह रही हूँ कि धनंजय जी सिर्फ इतना बता दे कि क्यों जो है रक्षा बजट में मैंने आपसे पूछा है ना रितु जी, उन्होंने सीधा सवाल आपसे पूछा। रितु जी उन्होंने सीधा सवाल आपसे पूछा, दोनों राज्यों को जो आवंटन दिया गया है। आपको पता है कि मौसम जो है विपरीत परिस्थितियां इस समय किसानों के लिए मौसम की बात नहीं, राहुल गांधी छाप बात मत करिए ना, जो मुद्दे पर बात करिए। ये कांग्रेस छाप बात मत करिए, ढेला फेंक के भागने वाला।
मैं सीधा चले सवाल जाते है हैं। ऋतु वर्मा क्या जी, इस मेरा सीधा प्रकार के सवाल है, मैं काम क्यों रिपीट कर करते हैं? देता हूं। पहले अन्यथा कांग्रेस की प्रवक्ता ये मान ले कि वो बदतमीजी यहां भी कर रही है और ये बदतमीजी लोग संसद में भी कर रहे हैं। इनके पास ना कोई भाषा डाटा है, भाषा ना कोई भाषा फैक्ट है, ना कोई फिगर है। ये बताइए। ऋतु वर्मा जी, जी आपने देख लिया कांग्रेस की प्रवक्ता किस तरह से बेनकाब हुई, इसी तरह से विपक्ष भी संसद में बेनकाब हो रहा है। इस देश की जनता के सामने जिस तरह से वो बेनकाब है, इस तरह से ये चैनल पर बेनकाब है। इनके पास ना कोई डाटा है, ना अता है, ना पता है, ना ज्ञात है, ना अज्ञात है। रितु सिर्फ जी, झूठ बजट बोलना, पे बात करते सिर्फ समय ढेला फेर के आंकड़ों भाग के जाना। साथ हमें होना बहुत जरूरी है, तभी आप सत्ता पक्ष के तमाम समझ सवालों कुछ के नहीं जवाब है। दे पाएंगी। राहुल गांधी शुभम छाप मोई बात जी, करने चले शुभम आते मोई जी हैं। आपके पास आना चाहेंगे। आर्थिक पत्रकारिता करते हुए एक लंबा समय आपको हो गया है शुभम मोई जी। बजट आने के बाद विपक्ष की क्या भूमिका होती है सर? क्योंकि अब बजट पर चर्चा शुरू होगी। विपक्ष तमाम उन सवालों को रखता है जिस पे सत्ता पक्ष जवाब देता है। आज का दिन आप किस तरह से देखते हैं जब विपक्ष ने सवाल किया और फिर वॉकआउट किया? सर आप म्यूट हैं शुभम मोई साहब। कई सारे इश्यूज हैं जिसमें डिस्कशन होनी चाहिए बजट ये पार्लियामेंट में, और जरूरत भी है क्योंकि अगर जनता सवाल उठाते हैं तो वो नेचुरली विपक्ष के तरफ से आएगा। मोरलेस फंडा ये रहता है मैडम कि द ऑपोजिशन विल हैव इट्स से एंड द गवर्नमेंट विल हैव इट्स वे। तो मोरलेस इसी सिस्टम में ही चलना चाहिए। तो बजट एक ऐसा चीज है हमारे देश में जो बजट को सबसे मतलब डिस्कशन का जो दायरा है वो सिर्फ कभी नहीं होता है, इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में भी जाता है और स्टैंडिंग कमिटीज में बहुत डिटेल में इन बजट के सारे इश्यूज को देखा जाता है। तो उस मुद्दे उस सिस्टम में या फिर बाद में जब फिर से एक्सपेंडिचर की जो बजट आती है, एक्सपेंडिचर इश्यूज आता है, फाइनेंस बिल आता है, तो बजट के बहुत हर पहलू को अलग अलग समय में पार्लियामेंट में परखा जाता है, देखा जाता है। अभी है जैसे जनरल डिस्कशन बजट के ऊपर, इसके ऊपर नेक्स्ट आएगा एक्सपेंडिचर इश्यूज के ऊपर, उसके बाद अगला आएगा स्टैंडिंग कमेटी में, फिर उसके बाद आएगा फाइनेंस बिल के ऊपर। तो बहुत सारे टाइम है, बहुत सारा मौका है बजट के हर इश्यूज को देखने का। और बहुत बारी ऐसे भी हुआ है, कई फाइनेंस मिनिस्टर्स बजट में जब सही सवाल किए गए हैं तो उसके ऊपर कुछ कभी रोल बैक किए हैं, कभी मॉडिफाई किए हैं, ये हमेशा होता रहता है। इसलिए मैं मानता हूं कि बजट में डिस्कशन ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। शुभम मोई साहब, एक सवाल और, क्या बजट में 75 साल के भारत के, आजाद भारत के इतिहास में क्या बजट किसी एक दो राज्य तक सीमित हो सकता है? ये जो आरोप विपक्ष का है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? राजनीतिक आरोप राजनीति के लिए करना अपनी जगह है, लेकिन तथ्यात्मक तौर पर हम जानना चाह रहे हैं। किसी भी बजट में जब भी आफ्टर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट जब फाइनेंस आवंटन करने हैं तो वो तो हर राज्यों के लिए ही होगा ना, राज्य के, क्योंकि देश से बाहर के लिए तो बजट है नहीं। बजट है हर राज्यों के लिए, जैसे कैपिटल बॉन्ड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो, या दूसरे प्लान्स हो, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, हर तरह के स्कीम्स डिफरेंट अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग उनके मायने रखते हैं। तो वो उनमें बहुत सारा चीज रहता है। और सबसे बड़ी बात रहती है कि स्टेट्स कितना बखूबी से अपना पैसा इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत बारी देखते हैं बहुत सारे स्टेट्स बहुत आग्रहित होते हैं कि भाई पैसा हमें मिले, लेकिन उसके बाद जब पैसा मिलता है उसके बाद उसका इस्तेमाल नहीं होता है। वो चीज देखना बहुत जरूरी है और उस पर काफी कम निगरानी होती है कि स्टेट्स को जो पैसा मिलता है वो पैसा को सही तरीके से, पूरी तरीके से इस्तेमाल किया गया है या नहीं। जी जी जी, शुभम मोई साहब, अंत में आपसे ही, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों से तो हमने एक लंबी बात कर ली है, क्या आपको लगता है कि सरकार के हर कदम पर विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है? 2024 के नतीजे जो हैं उसने भी विपक्ष को एक ताकत दी है। ऐसे में क्या बजट को भी विपक्ष इस तरह से देख रहा था कि जब बजट सामने आएगा तो उन्हें राजनीति करने का कोई मैदान मिलेगा, लेकिन वो मैदान इस बजट में दिखाई नहीं दे रहा? ये बजट मोर और लेस फिस्कल डेफिसिट और हम कैपिटल अकाउंट्स वगैरह सबके हिसाब से अगर देखें तो ये बहुत कंजर्वेटिव बजट है और जो होना चाहिए था देश के लिए। और इसमें दायरा बहुत कम था कि एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किसी जगह पे करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बजट जो इकोनॉमी के लिए जो जरूरत है वो काफी कंजर्वेटिवली देखा गया है, कंजर्वेटिवली आंका गया, कंजर्वेटिव, और वो जरूरत है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि लोगों के लिए ज्यादा जरूरत है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहे। टैक्स कुछ लोगों को फायदा होता है या कुछ लोग उसमें से लेते हैं, लेकिन ज्यादा लोगों के लिए, गरीबों के लिए खासकर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। सूद कितना होता है, और वो सूद तभी आता है, सही तरीके से कम होता है
जब बजट कंजर्वेटिव रहता है। जी बिल्कुल, बजट के पेश होने के बाद बजट पेश होने के बाद पूरा बजट सत्र आम जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है ऋतु जी और धनंजय जी, क्योंकि जनता देख रही है। जो तमाम वो सवाल हैं वो जनप्रतिनिधि संसद में रखेंगे, जिसका जवाब सरकार देगी। तो इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की अहम भूमिका हो जाती है। ऐसे में ऋतु जी, विपक्ष भी क्या कर रहा है इसको भी जनता बहुत ध्यान से देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी, ऋतु जी और शुभमोई जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।